यूएस पाकिस्तान को यूज कर रहा है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि बुरी तरह वो फंस चुका है स्ट्रेट ऑफ हरमोज के अंदर। ना निगले बनता है, ना बाहर फेंके बनता है। और उस स्थिति में पाकिस्तान का इस्तेमाल करना लॉजिकल है। पर भारत क्या कर रहा है? सवाल ये है, क्या भारत सो रहा है? क्या भारत स्पेक्टेटर है? क्या भारत अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा? चलो, भारत के प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब आप उनको पसंद करें ना करें, आपने उनको वोट किया हो ना किया हो, आप भारत के हो या भारत के बाहर से देख रहे हो, एक बात तो सब मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सोते नहीं है। पहली पीढ़ी के व्यक्ति हैं, सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, ऑर्गेनाइजेशन से भी उठे, मुख्यमंत्री भी बने, प्रधानमंत्री भी बने। तो उनकी एक्टिविटी और उनके नॉन स्टॉप एफर्ट पे कोई डिबेट हो ही नहीं सकती, वेदर यू लाइक हिम और नॉट लाइक हिम। तो वो जिनका कहना वैसे भी है कि भैया किस तरह आपदा में अवसर ढूंढ लो, तो यहां तो अवसर में ही अवसर मिल रहा है। क्यों अवसर में अवसर मिल रहा है? क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल यूएस कर रहा है, उससे एक रीजनल बैलेंस है, उससे एक जो पूरा मिलिट्री डिफेंस का इंपैक्ट है वो है। जिस तरह ईरान से वॉर है, उस तरह मिडिल ईस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है आपको पता है। और इंडिया यूएई की बात कर चुके हैं। इंडिया यूएई में एक इकोनॉमिक एंगल है, भारत को उसका फायदा हो रहा है, कोई गलत बात नहीं है। यूएई को भी बहुत फायदा है भारत से, कोई गलत बात नहीं है, दोनों कर रहे हैं, दोनों को करना है। बट ज्यादा बड़ा गेम जो प्रधानमंत्री के लेवल का गेम है, जो भारत के डिफेंस का, नेशनल सिक्योरिटी का, एनर्जी सिक्योरिटी का, गैस का, तेल का गेम है, जो फर्टिलाइजर का गेम है, जो एक हिस्टोरिक डिफेंस टाइज का गेम है, वो तो एक ही देश है, इजराइल नहीं है। इजराइल भारत के प्रो बोलता है, भारत को उससे अच्छे रिश्ते रखने हैं, पर जो मेजर डिफेंस पार्टनर है वो कोई कोई से कोई डाउट नहीं रहा हिस्टोरिकली, जब कोल्ड वॉर का टाइम था या अब के समय है, रशिया। और रशिया में प्रेसिडेंट बैठे हैं प्यूटिन, जिनके भारत के साथ रिश्ते भी अच्छे हैं। तो भारत वहां क्या कर रहा है? मैंने आपको पहले अजीत डोवल जी का एक रोल बताया था, क्योंकि इसके अंदर अजीत डोवल जी का एक रोल है। और वो रोल क्यों है? क्योंकि इस बारी फॉरेन मिनिस्टर का इतना रोल नहीं है जितना अजीत डोवल का है। और अब वो जो रोल था वो जमीन पे लागू हो गया है। और वो जिस तरह जमीन पे लागू है, उससे अब यूएस में भी पसीने निकल रहे हैं, चाइना में सवाल खड़े हो रहे हैं, और जो पूरा मिडिल ईस्ट तो इसको रीवैल्यूएट कर ही रहा है। वो सब होने जा रहा है क्योंकि जमीन पे लागू हो गया है। अच्छा, अब आप सोचिए कि क्यों फॉरेन मिनिस्टर की जगह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक्टिव है? क्योंकि रशिया से भारत के रिश्ते वैसे ही अच्छे हैं। तो आपको फ्रेंडली रिलेशनशिप करने के लिए, बड़े बड़े इश्यूज सॉल्व करने के लिए जहां पे फॉरेन मिनिस्ट्री की बहुत जरूरत है, वो जरूरत नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर यूएई जाते हैं, एनएसए भी जाते हैं, एनएसए भी सबसे मिलते हैं, पर कहीं पे कोई लीड करता है? जब पूरा रशिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चल रहा था कि भैया रशिया यूक्रेन में वॉर कर रहा है, एरा ऑफ पीस है, एरा ऑफ वॉर नहीं है, ट्रंप के वेनेजुएला ईरान से पहले, तो सारा प्रेशर रशिया पे आ रहा था। तब फॉरेन मिनिस्टर फ्रंट फुट पे थे और कहते थे कि भैया हम वहां से तेल लेते रहेंगे। पर अब एनएसए का रोल है, और एनएसए का रोल जो धरती पे, क्योंकि अजीत डोवाल की एक बात, अगेन व्यक्तियों को रोल में जब वो होते हैं तो उनकी स्पेशलिटी, उनके कैरेक्टर के हिसाब से ही वो रोल में आते हैं। और एनएसए का भी पाकिस्तान के अंदर क्या उन्होंने काम किया है वो भारत में बच्चा बच्चा जानता है। तो एनएसए पहले मिले फरवरी 2023 में प्रेसिडेंट प्यूटिन से, और कहा जाता है 55 मिनट वन ऑन वन मीटिंग हुई, प्रोटोकॉल तोड़ते हुए। हेड ऑफ स्टेट एनएसए से नहीं मिलता, मिल रहे हैं, वैसे मिल रहे हैं। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ट्रंप फील्ड मार्शल से मिलते हैं, पर वो फील्ड मार्शल अपने में ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बड़ा प्लेयर है। तब भी प्रोटोकॉल तोड़ने पे लोग सवाल उठा रहे थे, क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री का कद कम हो रहा था, पाकिस्तान में है भी नहीं है। भारत में तो प्रधानमंत्री मोदी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और भारत के प्रधानमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव जब प्रेसिडेंट पुतिन मिलते हैं, तो वो एक अलग ही एंगल से सब देख रहे थे, जो आज जाके जमीन में आया। फरवरी 23 की मीटिंग, सितंबर 2024 में वन ऑन मीटिंग, अगस्त 2025 में वन ऑन वन मीटिंग, इतनी सारी वन ऑन वन मीटिंग्स हो रही थी। तो इसका मीटिंग मीटिंग नहीं खेल रहे थे ना, ये सिचुएशन के बहुत डेलिकेट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें पूरा यूरोप भी इन्वॉल्व है, यूएस का भी रिएक्शन इन्वॉल्व है, और इसके लिए रोड ब्लॉक अनगिनत है। क्योंकि भैया सिर्फ तेल और गैस, आप ट्रंप के ट्वीट से समझ लो कितना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है वो, सिर्फ उसके उतार चढ़ाव पे ही। फिजिकल डिलीवरी पे नहीं बात कर रहा, इंडस्ट्री में तेल निकला, फिर उसकी रिफाइनरी में गया, फिर उसका प्रोडक्ट हुआ, वो नहीं। सिर्फ स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर्स में, ट्रेड्स में कितना बड़ा बिजनेस है।
तो कितने सारे प्लेयर्स हैं जो नहीं चाहते ये हो, ये आप समझ सकते हैं। तो पहले तो एक चीज जो धरती पे सामने आ रही है वो ये है कि फाइनली 2018 से प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन इस पे चर्चा कर रहे थे, वो है रेलॉस, RELOS। जितना बोरिंग वर्ड उतना ही बोरिंग इसका जो फुल फॉर्म, बट सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी इसका काम। नाम बोरिंग, काम बड़ा है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। ऐसे लगता है कि भैया TCS आजकल दिमाग में है तो कोई लॉजिस्टिक कंपनी है उसकी बात हो रही है, पर ये कर क्या रहा है? ये एग्रीमेंट साइन हुआ था फरवरी 18 2025 में। अजीत डोभाल प्रेसिडेंट पुतिन कब मिल रहे थे? पूरी चेन याद रखिए कितनी बारी मिले, फरवरी 18 2025 में। उसके बाद धीरे 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 ये साइन होता है और 18 अप्रैल को ये रेटिफाई होकर जमीन पे आता है। इसके डिफेंस इंपैक्ट पे बाद में आऊंगा, पहले इसके एनर्जी इंपैक्ट पे आइए, क्योंकि अब इस पैक्ट के अंदर डिफेंस पे पैक्ट की जगह, लॉजिस्टिक्स पैक्ट की जगह पूरा एक एनर्जी का कंपोनेंट हो रहा है। इसमें भारत को नॉर्थ सी रूट का एक्सेस मिल रहा है, वाल्डिस्टॉक टू मरमसाक, जो यूज होगा शिपिंग के लिए LNG इंपोर्ट रशिया के येमेन पेनिनसुला से। अब ये है क्या क्या चीजें आप समझ लीजिए, क्योंकि वाल्डिस्टॉक, आर्टिक कोस्ट, मरमसाक, यहाँ पे गैस रिच आर्टिक रीजन है। आर्टिक के ऊपर US रशिया का कितना बड़ा एक सेपरेट गेम चल रहा है आप जानते हो, क्योंकि आर्टिक इज अनबिलीवेबली रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसके अंदर एक सेबेटा पोर्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन एक्सपोर्ट टर्मिनल है LNG का यमल पेनिनसुला से, जो रफली 25 से 30 मिलियन टन LNG पर ईयर हैंडल करता है। फिर आता है मरमसाक जो आइस फ्री है पूरे साल, तो उसके इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। उस जोन में आइस फ्री है, ये 50 मिलियन टन की कार्गो कैपेसिटी रखता है। फिर आ जाते हैं वाल्डिस्टॉक पे जो ईस्टर्न साइड पे है, ये आर्टिक रूट को एशियन मार्केट से जोड़ता है। एशियन मार्केट में अब आ जाते हैं भारत का रोल। तो भारत को LNG ट्रेड के बड़े बड़े नंबर्स हैं, क्योंकि रशिया 30 मिलियन टन हर साल एक्सपोर्ट करता है और बहुत बढ़ा सकता है, बहुत बढ़ा सकता है। यूरोप का जो पूरा है ना, वो एनर्जी की क्यों रशिया पे डिपेंडेंट था, क्यों लड़ाई होने के बाद क्या यूरोप के अंदर हाल हो रहा है। बट अगर इंडिया अब रशिया से ला पाए, तेल नहीं ये भी ला पाए, 30 मिलियन टन पर ईयर कैपेसिटी है, बिग शेयर यमल से ही, पेनिनसुला से ही आता है। उसके अंदर नॉर्थ सी रूट के अंदर 35 से 40 मिलियन टन भेजने की कैपेसिटी है। आप गैस को जोड़े, ऑयल को जोड़े, अच्छा भारत पे आ जाएगी। पहले रशिया को तो पता है कैपेसिटी कितनी है, नेचुरल रिसोर्स में कितना रिच है। भारत का 50% गैस जो भारत ले रहा था एज LNG ले रहा था, उसका मेन सप्लायर था कतर। कतर पे ईरान ने कर दिया बम 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 बोले। भारत कतर पे भी ठीक रिश्ते रख रहा है। अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी कतर भी होके आए थे, पर जितना डाइवर्सिफाई कर पाए उतना जरूरी है। और रशिया से भारत बहुत कम ले रहा है, पर एक टाइम पे तो भारत तेल भी बहुत कम ले रहा था। 2022 से पहले क्या ले रहा था? लेस देन 1%। वो बढ़ बढ़ के 1% से कब 42% हुआ, मात्र साल डेढ़ साल में। क्योंकि जब 1% था तब फॉरेन मिनिस्टर कहते थे भारत तो तेल लेता ही नहीं है, भारत तो उतना लेता है एक साल में जितना एनर्जी ले लेता है यूरोप एक आफ्टरनून में। क्योंकि तब ये फैक्चुअल था, रिश्ते बढ़ रहे थे, यूरोप के जर्नलिस्ट क्वेश्चंस पूछ रहे थे, वो जवाब दे रहे थे। और जब वो बढ़ बढ़ के 40% में पहुंच जाते हैं तो हमने कहा भैया जो हमें बेस्ट डील देगा उससे लेंगे, उससे ले रहे थे। अब ये कंपोनेंट बहुत कम लेते हैं, LNG शिपमेंट्स बहुत कम आती हैं, तो अब ये बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि इस एग्रीमेंट में इसको भी कवर कर लिया गया है। और ये बहुत कंटेंशियस था, क्योंकि यूरोप देना ज्यादा एक सप्लाइड अशोर्ड रिटर्न था, एक बड़ा गेम था। वहां की जगह भारत में आएगा तो गेम ही पलट जाएगा। अच्छा ये तो हो गया उसको लेके, अब डिफेंस पे आते हैं, क्योंकि डिफेंस बहुत जरूरी है। वैसे ही एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्या चल रहा है आपको पता है, किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इंडिजीनियस अपनी टेक्नोलॉजी, जिसको जुगाड़ कहते हैं हम, जुगाड़ लोग नेगेटिव वर्ड लेते हैं, बहुत पॉजिटिव वर्ड भी है कि आप हर स्थिति में चीजों को हैंडल कर लें। तो कितने अमेजिंग हमारे जो ब्रेन पावर है, वो जुगाड़ आप बोलिए, अगर कैजुअल भाषा में बोलिए, और मैं उसको हाईएस्ट प्रेज मानता हूं कि अगर आप बिना हैविंग द ग्रेटेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरीथिंग, अगर आप जुगाड़ के बेसिस पे भी कुछ काम कर लें
तो इंडिविजुअल लाइफ में भी बहुत फायदा है उसका, पर छोड़िए। यहाँ पे जिस तरह हमने अपना डिफेंस किया, वैसा आप बताइए यूएस की पूरी टेक्नोलॉजी होके वेस्ट एशिया में कोई नहीं कर पाया, कुछ नहीं भारत घुस पाया, जबकि पत्थर फेंको तो भारत पहुंच जाए। नो रिएक्शन टाइम है, इतना रिएक्शन टाइम है इसराइल, इतना डिफेंस है इसराइल के पास, इतना रिएक्शन टाइम है यूएई का तो कम है खैर, इतना रिएक्शन टाइम है कुछ देशों में, तब भी ईरान विद लॉट लेस कैपेबिलिटी हिट कर पा रहा था, पाकिस्तान नहीं कर पाया। वो इंडियन डिफेंस की शक्ति है, हमारी टेक्नोलॉजी की शक्ति है, प्लस रशिया की भी है, इसको डिनाई तो नहीं कर सकते। अब उसके अंदर जो ये एग्रीमेंट हो रहा है और ये अब धरती पे आ गया है क्योंकि पब्लिश हो गया है, 3,000 ट्रूप्स एक दूसरे के देश पे स्टेशन रहेंगे, 5 वॉरशिप और 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक दूसरे की टेरिटरी पे पहले 5 साल के लिए भेज सकते हैं। तो भैया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का शुरू हो गया, साथ ही साथ एक्सेस देंगे मिलिट्री बेसिस को, पोर्ट्स को, एयरफील्ड्स को, हर जगह का एक्सेस भी हो गया, हर जगह का इक्विपमेंट भी हो गया, मैन करने वाला भी हो गया, एक्सेस भी हो गया, रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर, लॉजिस्टिक सपोर्ट सब हो रहा है। अच्छा, अब यूएस के अंदर आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं, लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि वॉशिंगटन ने ईरान सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो पाकिस्तान का यूज किया, ये बहुत बहुत भारी पड़ रहा है। इसका अब ये हो रहा है कि जो एग्रीमेंट का बात 2018 से शुरू हुई थी और वो रेगुलरली बायलैटरल समिट्स में आ रहा था, 18 से होते होते 21 में कहा फाइनल स्टेज में आ रहा है, फिर यूक्रेन वॉर का ड्रामा शुरू हो गया, फिर रुक गया, अब जाके 2026 में 18 से 26। अच्छा, इसमें ये देखिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, भारत की भी रशिया की भी, दोनों कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट थे, बहुत देर से जुड़े हुए थे, इसीलिए आगे बढ़ बढ़ के, क्योंकि इसके पीछे बोला ना, इसमें मिलिट्री के साथ साथ जो पूरा एलएनजी का गेम है, उससे पहले जो तेल का गेम था, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इनरिच्ड, इतने घुसे हुए इंटरेस्ट्स हैं इसके अंदर, बड़ी कंपनीज के, बड़े बड़े ओलिगार्क्स के, बड़े 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 फंड्स के, बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स के, जो तेल का भाव गिराते बढ़ाते हैं, बड़े बड़े देशों के, कतर के, वो सब को बिहाइंड द पर्दे आप सोचो क्या क्या रोड ब्लॉक्स होंगे कि दो देशों जिनके अच्छे रिश्ते थे उनको भी इतना समय लग गया ये एग्रीमेंट को जमीन पे लाते लाते। और इसके पीछे मैं बड़ा कारण मानता हूं यूएस ने जो नई नई चीजें करी, उससे कई पत्ते किसी और दिन बात करेंगे सीधे हुए। भारत रशिया का ये एग्रीमेंट हुआ, और हमारी एक बात अच्छी है, इंडिया रशिया का जो एग्रीमेंट होता है फिर वो लॉन्ग टर्म होता है क्योंकि हिस्टोरिकल पार्टनर्स है, उसके अंदर फिर वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म साइनर्जी है, लॉन्ग टर्म जानते हैं कि एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है। तो जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान तो यूज की चीज है, यूएस यूज कर रहा है, और उसमें पाकिस्तान को कुछ 1 बिलियन, 2 बिलियन, 5 बिलियन, 8 बिलियन कहीं मिल जाएंगे, यूएस और फंस जाएगा क्योंकि ईरान अब नई मीटिंग पे आ रहा, कह रहे हैं सेकेंड राउंड नहीं कर रहा, जेडी वैंस फिर आएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप आएगा नहीं आएगा, इफ बट ही खत्म हो रहे हैं। भारत और रशिया, मिडिल ईस्ट की हम बात कर चुके हैं, पर भारत और रशिया बराबरी के साथ, दोनों का बराबरी का एडवांटेज होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये होता है सही तरह से समय का सदुपयोग, जब समय कुछ ऐसी अद्भुत अपॉर्चुनिटी कर दे कि जो बहुत डिफिकल्ट काम है वो ना सिर्फ साइन हो, ना सिर्फ नोटिफाई हो, वो जमीन पे भी उतरना शुरू कर।